हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने चैनल MMJ क्लास में सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास, इसके अंतर्गत जो चैप्टर है बौद्ध धर्म। आज इसकी क्लास 3 है। क्लास 2 करा चुके हैं, नहीं देखी हो तो जाकर जरूर देखिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की प्रैक्टिस होती है, सभी एग्जामों में आने की संभावना उस हिसाब से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाती है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो SSC हो या रेलवे से संबंधित एग्ज़ाम हो या UPSC BPSC या बिहार पुलिस बिहार SI या दिल्ली पुलिस दिल्ली कांस्टेबल, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी लेखपाल हुआ, यूपी RO सभी एग्ज़ामों के लिए है ये क्लास, ना कि एक एग्ज़ाम के लिए। ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम जितने भी होते सभी के लिए हैं, ठीक, ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे निवेदन है, विनती है, इस क्लास को पूरा देखिए। आप चैनल पर तो तभी समझ में आएगा, जब पूरी क्लास देखेंगे तो अच्छा से अच्छा समझ में आएगा। आप रिवाइज करते रहिएगा, ठीक। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। किसको जाना जाता है? गौतम बुद्ध को। किसको? गौतम बुद्ध को जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने कौन? एडविन लिख लीजिएगा। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन, एक ये लेखक हैं एडविन, सॉरी दोस्तों इसके लिए, एडविन एडविन अर्नाल्ड 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 ने पुस्तक क्या लिखी थी? द लाइट ऑफ एशिया। द लाइट ऑफ एशिया, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? एशिया के ज्योतिपुंज। द लाइट द लाइट ऑफ एशिया एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। किसने रचना की थी? तो एडविन अर्नाल्ड ने गौतम बुद्ध के जीवन पर द लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक लिखी। याद लिख लीजिए, क्योंकि ये पूछा जाएगा आपसे, पूछ सकता है कोई किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो याद रखिए, लिख कर पॉइंट करके लिख लीजिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? तो अंबेडकर है। कौन है? अंबेडकर। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा, ठीक। इसे नवयान भी कहा जाता है। नव बौद्धवाद को क्या बोला जाता है? और नवयान, याद लिख लीजिए इसे भी, नवयान क्या बोला जाता है? नव बौद्ध को और क्या बोला जाता है? नवयान बोला जाता है। कि इसके प्रतिपादक कौन है? तो अंबेडकर जी हैं। कौन है? अंबेडकर जी। अगला क्वेश्चन है, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो याद रखिएगा, बुद्ध ने किया था। किसने किया था? गौतम बुद्ध ने किया था। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? बुद्ध ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है? तो याद रखिएगा, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्त से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। क्या सही रहेगा? सी। परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्त से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है। तो किस पर आधारित है? तो याद रखिएगा, ललित विस्तार पर। किस पर? ललित विस्तार पर। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। ये ललित विस्तार विषय वस्तु पर आधारित पुस्तक है, ठीक। इसका प्रकाशन कब हुआ था? याद रखिएगा, इसका प्रकाशन 1879 ईस्वी में लंदन में किया गया। कहाँ पे? लंदन में किया था। द लाइट ऑफ एशिया ये किसके जीवन पर लिखित है? तो याद रखिए, गौतम बुद्ध के, ठीक। किसने लिखा था? इसके लेखक कौन है? सर एडविन अर्नाल्ड। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा अंतर है बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान में? देवी देवताओं की पूजा। देवी देवताओं की पूजा। तो आपका ऑप्शन
सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों याद रखिए, कनिष्क के किसके राज्य में गौतम बुद्ध को एक देवता के रूप में स्थान प्राप्त मिला था? कनिष्क के राज्यकाल में। ठीक, कनिष्क का शासन के यानी इसे क्या बोला जाता है? चतुर्थ बौद्ध संगति। चतुर्थ बौद्ध संगति याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। इनके शासनकाल को क्या बोला जाता है? चतुर्थ बौद्ध संगति। चतुर्थ बौद्ध संगति। ठीक, इस बौद्ध धर्म को दो भागों में विभक्त किया गया, हीनयान और महायान। इस चतुर्थ बौद्ध संगति को धर्म को दो भागों में विभाजित या बांटा गया है। हीनयान लिख लीजिएगा, हीनयान और दूसरा है आपका महायान। कौन सा? महायान। ये दो भागों में चतुर्थ बौद्ध संगति धर्म को बांटा गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी? भारत में पहले जिस मानव की प्रतिमाओं को पूजा गया वह क्या था? याद रखिएगा, तो क्या था? बुद्ध की प्रतिमाओं को भारत में सबसे पहले पूजा गया। ठीक, याद रखिएगा, सी आपका ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो याद रखिएगा, बौद्ध धर्म ने। किसने? बौद्ध धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी देश में, यानी भारत देश में। अगला क्वेश्चन है, गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मापदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है? तो धर्मचक्र। क्या है? धर्मचक्र। क्या है? धर्मचक्र। धर्मापदेश से संबंध प्रवचन का मुद्रा का नाम क्या था? धर्मचक्र। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? किस काल में बनाई गई? तो याद रखिएगा, कुषाण काल में बुद्ध जी की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुई थी? बुद्ध की जो प्राचीनतम प्रतिमा थी वो किस शैली में प्राप्त हुई थी? तो याद रखिएगा, गंधार शैली एवं मथुरा शैली। तो आपका ऑप्शन ई सही रहेगा, ए एंड बी दोनों सही है। ठीक, किस शैली में प्राप्त हुई थी? गंधार शैली और मथुरा शैली में प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है? तो जो संबंधित है, किस काल से संबंधित है दोस्तों? तो गुप्त काल से संबंधित है। कौन सी मुद्रा? भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। तो किससे? गुप्त काल से संबंधित है। तो आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को पूरा देखिए, आपसे निवेदन विनती है। और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों भाइयों के साथ भी शेयर कीजिए जो लोग गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, ना कि एक एग्ज़ाम की वजह से ये क्लास चल रही, सभी एग्ज़ामों को देखते हुए क्लास की प्रैक्टिस जारी है और जारी रहेगी। ठीक, आप पिछली क्लास नहीं देखी हो तो जाकर जरूर देखिएगा और कंटिन्यू देखते रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया था? निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने योगदान नहीं दिया था। किसके? बौद्ध मत के विस्तार में योगदान किसने नहीं दिया था? किस शासक ने? तो पुष्यमित्र शुंग ने नहीं दिया था। बाकी हर्षवर्धन, कनिष्क, अशोक ने ये अपना मत बौद्ध मत के विस्तार में योगदान दिया था। इन शासकों ने किसने नहीं दिया था? पुष्यमित्र ने नहीं दिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? महायान में बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मपाणि नाम से जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो याद रखिए कौन अवतरित होंगे? मैत्रेय। कौन? मैत्रेय भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? ये आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बोधिसत्व पदमपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो किसमें है? याद रखिएगा अजंता में। कहाँ पे है? अजंता में है। अगला क्वेश्चन है, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यग्रह स्थित है। हीनयान अवस्था का विशालतम, सबसे बड़ा विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यग्रह स्थित कहाँ पे है? तो याद रखिएगा दोस्तों कार्ले में है। कहाँ पे है? कार्ले में। कहाँ पे स्थित है? कार्ले में। यह कार्ले कहाँ पड़ता है? याद रखिएगा यह पुणे महाराष्ट्र। कहाँ पे? महाराष्ट्र के मावल तालुफा में स्थित है। मावल तालुफा में स्थित है। तालुफा में है। ठीक, कहाँ पे स्थित है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? अंकन मिलता है, याद रखिए कन्हेरी में। कहाँ मिलता है अंकन? बोधिसत्व का अंकन मिलता है कन्हेरी में मिलता है। यह सलसेती, याद लिख लीजिएगा, कभी कभार पूछ लेगा आपसे, पूछ सकता भी है। सलसेती द्वीप पर, कौन से द्वीप पर है ये? सलसेती द्वीप पर स्थित है। स्थित कन्हेरी की गुफाएं, द्वीप पर स्थित कन्हेरी की गुफाएं कहाँ पे हैं स्थित? याद रखिए महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित है। महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? मुंबई शहर में स्थित है। स्थित प्रमुख पर्यटन भी स्थित है, प्रमुख पर्यटन के तौर पर स्थित है, याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, विशुद्ध मग्ग के रचयिता कौन है? विशुद्ध मग्ग के रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा बुद्धघोषा। कौन है? बुद्धघोषा। कौन है? बुद्धघोषा विशुद्ध मग्ग के रचयिता हैं। इन्हीं के थेरवाद भी हैं। विशुद्ध मग्ग हो गया, एक इनकी और रचना है, कौन सी है? थेरवाद। थेरवाद भी पूछ सकता है आपसे कभी कभार। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक चीन भेजा गया था? प्रथम शताब्दी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक चीन भेजा गया था? तो याद रखिएगा नागार्जुन को। किसको भेजा गया था? नागार्जुन को भेजा गया था। ठीक, ये कनिष्क के दरबार के एक महान विभूति थे। किसके दरबार के थे नागार्जुन? ये कनिष्क के दरबार के प्रमुख विभूति थे। वहाँ जाकर नागार्जुन चीन जाकर बौद्ध की शिक्षा प्रदान की थी। नागार्जुन ने चीन जाकर, लिख लीजिएगा, चीन जाकर बौद्ध शिक्षा ली थी या प्रदान की थी? याद रखिएगा। ठीक, प्रदान की थी, लिख लीजिएगा। इनकी पुस्तक क्या है? माध्यमिकारिका। इनकी पुस्तक क्या नाम है? लिख लीजिएगा, कभी कभार पूछ। नागार्जुन की पुस्तक कौन सी है? माध्यमिकारिका इनकी पुस्तक है। ठीक, इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है।
क्या बोला जाता है? सापेक्षवाद। माध्यमिका को क्या बोला जाता है? और सापेक्षवाद भी, ये भी लिख लीजिएगा, पूछा जाता है। सापेक्षवाद, सापेक्षवाद इसी को कहा जाता है। ठीक, माध्यमिका, नागार्जुन माध्यमिक व या शून्यवाद के प्रवर्तक हैं। क्या है? नागार्जुन लिख लीजिएगा, ये भी साथ में, ये भी पूछा जाता है। नागार्जुन माध्यमिक या शून्यवाद के प्रवर्तक हैं। शून्यवाद के प्रवर्तक हैं। ठीक, कौन है? नागार्जुन है। कौन है? नागार्जुन है। तो ये पॉइंट लिख लीजिएगा, पूछा जाता है आपसे कई बार। अगला क्वेश्चन है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है। बौद्ध दार्शनिक अभी हमने बताया था, शून्यवाद या क्या बताया था? माध्यमिका। ठीक, तो ये पूछ लिया। देखो, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो नागार्जुन। कौन है? नागार्जुन। आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो याद रखिएगा, माध्यमिक। अभी माध्यमिक हमने बताया था, माध्यमिक। कौन से संप्रदाय के? माध्यमिक। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ पे स्थित है? याद रखिएगा, कौन बताएगा? विक्रमशिला। कहाँ पे बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ है? विक्रमशिला। ठीक, प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा का केंद्र प्रमुख केंद्र हैं। याद रखिए, बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन है? विक्रमशिला। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के केंद्र कितने हैं? 3 प्रमुख केंद्र हैं। लिख लीजिएगा, पूछा जाता है। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के कितने केंद्र हैं? या प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र हैं। 3 प्रमुख केंद्र हैं। कितने हैं? 3 प्रमुख केंद्र हैं। लिख लीजिएगा, जैसे लिखा ना समझ में आए तो हम बोल दे रहे हैं। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, विक्रमशिला में। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र हैं। कितने? 3 प्रमुख केंद्र है, पूछा जाएगा आपसे। तो पहला कौन सा है? लिख लीजिएगा। पहला है कौन कौन से 3 हैं? लिख लीजिएगा, नालंदा। कौन से हैं? नालंदा बौद्ध शिक्षा केंद्र। नालंदा बौद्ध शिक्षा केंद्र, ये कहाँ पे है नालंदा? तो लिख लीजिएगा, नालंदा पड़ता है आपका बिहार, पटना। बिहार राज्य के पटना जिले में। पटना जिले के बड़गांव में। कहाँ पे? बड़गांव में। सॉरी दोस्तों, थोड़ा बड़गांव में। कहाँ पे? बड़गांव में। एक ये होगा, 3 में से एक नालंदा हो गया, और दूसरा हो गया वल्लभी। कौन सा? वल्लभी। ये सभी पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। वल्लभी कहाँ पड़ता है? तो याद रखिएगा, ये भी गुजरात के काठियावाड़ वल क्षेत्र में, काठियावाड़ क्षेत्र में पाया जाता है। जो आज के आधुनिक क्षेत्र में क्या बोला जाता है? उसे वल बोला जाता है। तो लिख लीजिए, वल्लभी कहाँ पाया जाता है? गुजरात के काठियावाड़, जिसे आज के युग में वल क्षेत्र, वल एक गांव भी है। ठीक, याद रखिए, वल क्षेत्र नामक स्थान पर स्थित है। नालंदा हो गया, वल्लभी हो गया। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के केंद्र कितने हैं? 3 प्रमुख केंद्र हैं। नंबर 1 नालंदा, नंबर 2 है दूसरे वल्लभी। ठीक, वल्लभी बौद्ध शिक्षा केंद्र। तीसरा क्या है? लिख लीजिएगा, तीसरा है आपका विक्रमशिला, जो आपसे पूछ रखा है, विक्रमशिला। तीसरा क्या है? तो विक्रमशिला। विक्रमशिला कहाँ पे है? तो बिहार राज्य के, ये भी बिहार में है। बिहार में आपके 2 हो गए, एक विक्रमशिला हो गया और दूसरा नालंदा। याद रखिएगा, बिहार में, बिहार के भागलपुर जिले में। कहाँ पे स्थित है? भागलपुर जिले में स्थित है। याद रखिएगा, इसकी स्थापना किसने किया था? इसकी स्थापना पूछा जाता, इसकी स्थापना पाल नरेश धर्म ने। ठीक, पाल नरेश धर्म ने 700 से लेकर 810 के बीच में की थी। याद रखिएगा, इसके पाल नरेश
कौन थे? पाल नरेश धर्म ने। पाल नरेश धर्म ने इसकी स्थापना 700 से लेकर 810 ईस्वी के बीच में किया था। तो याद रखिएगा, विक्रमशिला की स्थापना पाल नरेश धर्म ने 700 ईस्वी से लेकर 800 ईस्वी के बीच में। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा केंद्र कितने? 3 प्रमुख केंद्र हैं। नंबर 1 कौन है? नालंदा, जो बिहार के पटना जिले के बड़गांव में नामक स्थान पर स्थित है। वल्लभी है कहाँ? गुजरात के काठियावाड़ वल क्षेत्र नामक स्थान पर स्थित है। तीसरा है विक्रमशिला, ये भी बिहार के भागलपुर जिला के नामक स्थान पर स्थित है। याद रखिएगा, इसकी स्थापना पाल नरेश धर्म ने 700 ईस्वी से 810 ईस्वी के बीच में किया था। याद रखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है वल्लभी, देख लीजिए, पूछ लिया, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है तो कहाँ पे स्थित है? बिहार में। हमने बताया था बिहार में, तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग कौन सा था? कौन से युग में स्थापना हुई थी? किसकी? नालंदा विश्वविद्यालय के। तो गुप्त काल में। किस काल में? गुप्त काल में। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? कौन? अभी हमने बताया था कुमारगुप्त, सॉरी, नालंदा कौन है विश्वविद्यालय के संस्थापक? कुमारगुप्त। कौन है? कुमारगुप्त। आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है। इसकी स्थापना किसने किया था? किसने किया था? अभी हमने बताया किसने किया था? कुमारगुप्त ने। किसने किया था? कुमारगुप्त ने किया था। अगला क्वेश्चन है नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो दोस्तों याद रखिएगा, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए नौ नालंदा महाविहार इसके लिए विख्यात है, प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। तो आत्मदमन, आत्मदमन ये सही रहेगा। कौन? देख लीजिए क्या पूछ रखा है, कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो ये बात समान नहीं है, ठीक, अलग है। बाकी अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, रीति रिवाजों का असुरक्षा, ये सब समान है, ठीक, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि? दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं, तो किस पर विश्वास करते हैं? मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। ये दोनों धर्म विश्वास करते हैं इस बात पर, मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। अगला क्वेश्चन है सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? सुल्तान क्या पूछ रखा है? सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली थी? तो वज्रयान। कौन सी थी? वज्रयान। ये सुल्तानों के युग में बौद्ध की सबसे अधिक प्रभावशाली शाखा थी, वज्रयान। वज्रयान का सबसे अधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ था। किस शताब्दी में सबसे अधिक हुआ? 8वीं शताब्दी में हुआ। कब हुआ था? 8वीं शताब्दी में हुआ था सबसे अधिक, ठीक। सबसे अधिक विकास लिख लीजिएगा, सबसे अधिक विकास, सबसे अधिक विकास, क्या? सबसे अधिक विकास। महाकाल में वज्रयान सबसे अधिक प्रभावशाली था। किस काल में? सॉरी, मध्यकाल में। मध्यकाल में सबसे अधिक प्रभावशाली थे। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बाद ये चैप्टर समाप्त हो गया बौद्ध धर्म। आगे हम पढ़ने वाले हैं जैन धर्म। क्या पढ़ने वाले हैं? जैन धर्म से संबंधित जितने क्वेश्चन हैं उनकी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं अगली क्लास में। तो आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे क्लास देखने के लिए, ठीक। आपसे गुजारिश है, निवेदन है, डेली क्लास को देखते रहिए और डेली रिवाइज करते रहिए। कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप घर पे मेहनत ज़रूर करिए। आप घर पे जितना अच्छा पढ़ाई करेंगे उतना अच्छा आपका रिजल्ट हर एग्ज़ाम में मिलेगा, ठीक। तो आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक, याद रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।